यस ठीक, तो ये क्लियर हुआ। अभी एकदम पहले क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस पे, मैग्नेटाइजेशन वगैरह। ओके, चलो कोई उठाते हैं क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन चलते हैं। अब मुझे इसमें बताओ तुम, क्वेश्चन नंबर 4, 3, बाकी दो तो वो अलग चीजें हो गई। 6 बताओ। हाँ, ये 3 क्वेश्चन करके बताओ क्या आएगा आंसर। पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या होना चाहिए। मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो। क्या आंसर आएगा थर्ड का बताओ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट क्या होती है। सर साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, वेरी गुड। लेकिन फील्ड तो मेरे तुम्हारी नॉर्थ से साउथ जाती है। इसमें सर फील्ड तो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है ना। हाँ सर। फिर यहाँ पे उल्टा होगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बाहर वो नॉर्थ से साउथ जाएगी लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होना चाहिए।
ले जाओ ना। कहना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके। हाँ सर। म्यू आर तुम्हारा क्या होता है? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा, ठीक है। 1 प्लस जीटा, यस सर। लेकिन जीटा तुम्हारा क्या होगा? लेस देन जीरो होगा क्या नेगेटिव होगा डायमैग्नेटिक के लिए? डायमैग्नेटिक में जीटा लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है। हमें यहाँ पे डायमैग्नेटिक का पूछा है। अब क्या आना चाहिए बताओ? तुम 1 के साथ एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो, तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? हम्म? ये नेगेटिव नंबर है, बेसिकली तुम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना यहाँ पे 1 में से कुछ। और तुम 1 में से कुछ हाँ सब्ट्रैक्ट करो सर। तो म्यू आर लेस देन 1 हो जाएगा। तो म्यू आर लेस देन 1 तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है? हम्म? कौन सा ऑप्शन है म्यू आर लेस देन 1 आ रहा है? सर बी और सी ऑप्शन के बीच में होगा तो। करेक्ट। अब हम एप्सिलॉन आर देखना है कि कौन सा लेना है, तो कौन सा लेना चाहिए? रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा क्या होता है रेंज? ग्रेटर देन 1। वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। बी आएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्या आएगा?
सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ए इज डायमैग्नेटिक। एक बार बताओ, को डायग्राम खोलते हैं हम। सर पर वो फेरोमैग्नेटिक है ना। हाँ, ए विल बी फेरोमैग्नेटिक, करेक्ट। इतनी सारी फील्ड लाइन इसके अंदर आ रही हैं तो फेरोमैग्नेटिक होगा ना। यस सर। फिर बी और सी में सब बताओ कौन क्या होगा। सर बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल। वेरी गुड, शाबाश। ओके, ये हाँ सर। फेरोमैग्नेटिक है और यहाँ पे फील्ड लाइंस रिपेल हो रही हैं, मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा। तो बी तुम्हारा डायमैग्नेटिक है, ठीक है। चलो, गुड। ये बताओ, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। क्या लगता है इसमें? फॉर्मूला क्या लगेगा तुम्हारा? बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, यानी कि म्यू एच। तो उन्होंने पूछा है म्यू कहाँ पे तुम्हारा ज्यादा होगा सबसे। सर पर इधर भी रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होगा ना। नहीं, ये फेरोमैग्नेटिक है। अच्छा वो फेरोमैग्नेटिक कंडीशन और डायमैग्नेटिक। रिलेटिव परमिएबिलिटी तुम्हारा लेस देन या ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, हाँ हाँ सर। वो लेस देन या ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक में वो पक्का ग्रेटर देन 1 ही होगा। लेकिन अगेन उसकी वैल्यू हर जगह अलग अलग है। ओके सर। फेरोमैग्नेटिक में हर जगह उसकी वैल्यू अलग अलग है, तो हाँ मैक्सिमम सर। कहाँ पे होगी?
सिंपल देखो, तुम्हारा म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय एच होगा क्या? तो बी बाय एच तुम्हारा सबसे ज्यादा किधर है चारों पॉइंट में? बी बाय एच कहाँ पे ज्यादा होगा? अच्छा नेटवर्क फ्लक्चुएशन था यहाँ पे। हाँ इसका आंसर आया समझ में, क्या होगा, कौन से सर पॉइंट पे? वो हाईएस्ट पीक होता है ना, वो इस पॉइंट। एस पॉइंट आएगा, वेरी गुड, सिंपल है ना। बी यस बाय सर। एच तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा, जब बी तुम्हारा मैक्सिमम होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे। नहीं रुको वेट, बी बाय एच देखते हैं ना, तो यहाँ पे 1.5/6 देखते हैं। वेट हमें काउंट करना होगा, 1.5/6 कितना होगा? 0.25 होगा। हाँ सर। तो म्यू एस तुम्हारा 0.25 है। म्यू आर कितना है? ये लगभग 1.25 बोल रहे हैं क्या हम, 1 और 1.5 का एवरेज, ऑल्दो उससे ज्यादा है, बट 1.25 बोल के इसको सॉल्व कर दो। 1.25/3 कितना है तुम्हारे पास? 0.41 समथिंग, करेक्ट। सर तो वो हाईएस्ट होगा। और क्यू पे क्या आएगा तुम्हारा, अभी भी बाकी है, क्यू पे क्या होगा? 0.75/2। सर पर इसका मिडिल पॉइंट मतलब एवरेज लेकर ही कैलकुलेट कर रहा है ना? हाँ 0.75/2 कितना आता है? 0.375 आ रहा है क्या? और यहाँ पे 0.25 अगेन आ रहा है, तो हाईएस्ट कम में कहाँ पे मिल रहा है? आर पे मिल रहा है, तो हाँ। फिर क्या आ जाएगा? सी आएगा, ठीक है, क्लियर। यस। ये बताओ 19। सर ए ऑप्शन है, फेरोसिस इज ग्रेटर देन, पैरामैग्नेटिक ग्रेटर देन डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, रुको, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा गड़बड़ दिया है, लोग यहाँ पे स्लोप काउंट कर रहे हैं। हाँ स्लोप कहाँ पे हाईएस्ट है वो देख रहा है। डीबी बाई डी एच देख रहे हैं बेसिकली, बट इनके थ्योरी में गड़बड़ है कि दिस इज अ पॉइंट where slope is changing suddenly, so you cannot assign a single value to either of them. Anyways फिर भी दोनों केस में अगर हम स्लोप लेते हैं
स्लोप तुम्हारा कहाँ पे ज्यादा है, इधर ज्यादा है और इधर ज्यादा है, राइट। ये दोनों में स्लोप ज्यादा है, जबकि यहाँ पे और कम है स्लोप। तो अगर तुम स्लोप लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्यू आ जाएगा आंसर, जो कि दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, हाँ है ना। तो ये कॉन्सेप्ट में नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ सर। ऑल्दो टर्न है बट हमें स्लोप लेना है फिर भी, तो स्लोप जहाँ पे ज्यादा है वो हम लेंगे, ओके। मुझे उसमें डाउट है बट सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, ठीक। हाँ तो अब इसमें क्या आएगा बताओ। ये ऑप्शन ए, वेरी गुड, करेक्ट। डायमैग्नेटिक का नेगेटिव होता है, पैरा का पॉजिटिव होता है और फेरो का पॉजिटिव और वेरी हाई, ओके। सर पैरामैग्नेटिक के लिए वो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ वो क्यूरियस लॉ पढ़ेंगे अभी, पर ये फेरोमैग्नेटिक में बताओ क्या होगा। एक दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं। लॉजिक तुम्हारा ये लगेगा कि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, तुम्हारा डायपोल्स में वाइब्रेशन ज्यादा आ जाएगा, राइट। तुम्हारा डायपोल प्रॉपर्ली अलाइन रह पाएंगे क्या फिर, अगर वाइब्रेशन ज्यादा होंगे डायपोल में तो। मतलब एटम्स के वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं ना हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे एटम्स के वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। ज्यादा होते हैं। डायपोल तुम्हारा इस पोजीशन में फिर अलाइन रह पाएगा क्या, अलाइन रह पाना मुश्किल है ना, वाइब्रेशंस बढ़ हाँ जाते हैं, तो तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए कम में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ठीक है, करेक्ट। ऑलरेडी तुम बोल रहे हो क्यूरीज लॉ वो फेरोमैग्नेटिक में नहीं लगता है, अच्छा। ओके। यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक में दूसरा फॉर्मूला लगता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी क्यूरीज लॉ, ओके, ये हम किसके लगाते हैं, फॉर पैरामैग्नेटिक। अब क्यूरीज लॉ में तुम्हारे गड़बड़ है थोड़ी, तुम डिपेंडिंग ऑन कौन से बुक रेफर कर रहे हो वो लॉ तुमको अलग अलग मिलेगा। अगर तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्यूरीज लॉ क्या दिया हुआ है कि मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू सी बी बाय टी, है ना। और मैग्नेटाइजेशन तुम्हारा क्या होता है, एक्स एच होता है ना। मैग्नेटाइजेशन तुम्हारा होगा एक्स एच, और सी इंटू बी नॉट क्या होगा तुम्हारा, म्यू नॉट एच बाय टी। तो तुम्हारा एक्स क्या मिलेगा, जीटा क्या मिलेगा, सी म्यू नॉट बाय टी, ओके। यहाँ पे तुम्हारा सी क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट, और टी क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर इन केल्विन। एनसीईआरटी में तुमको ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर तुम एच सी वर्मा लोगे, अगर तुम एच सी वर्मा लेते हो, सॉरी एच सी वर्मा क्या है, अदर सोर्सेस, सिर्फ एच सी वर्मा नहीं, अदर सोर्सेस तुम कोई भी ले लो,
तो वहां पे तुमको क्यूरीज लॉ क्या मिलता है, सीधे से ये लिखा होगा तुमको C/T। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, x इक्वल टू CH/T हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो, तुमको बोर्ड एग्जाम में यही लिखना है। पर दोनों में हमारे पास कॉमन चीज क्या है कि तुम्हारा जो जीटा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये तुम्हारा एच.सी. वर्मा है। एच.सी. वर्मा अगर तुम देखोगे क्यूरी तो तुमको ये दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सी को हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, राइट। तो ये पैरामैग्नेटिक में ये तुम्हारा लॉ लगता है, इसको नोट कर लो पूरा। एनसीईआरटी के हिसाब से तुमको बोर्ड एग्जाम में ये लॉ लिख के आना है चुपचाप। लिखा अभी, फॉर फेरोमैग्नेटिक, ना अलग से लिखते हैं, फॉर पैरामैग्नेटिक है क्यूरी टेम्परेचर। तो फॉर ferromagnetic materials, their property is valid only below a certain temperature called Curie temperature. Okay, above Curie temperature, above Curie temperature Tc, the material loses ferromagnetism. Okay, and becomes just a paramagnetic. ओके, क्यूरी टेम्परेचर के नीचे तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर उसका फेरोमैग्नेटिज्म चला जाएगा, वो सिर्फ एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन के रह जाएगा। सो अबव क्यूरी टेम्परेचर तुम्हारा जो x हो जाएगा होगा तुम्हारा C/T माइनस TC। ओके, C डिवाइडेड बाय T माइनस TC तुम्हारा ये ससेप्टिबिलिटी का लॉ फॉलो होगा। और ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, यहाँ पे तुम्हारा एनसीईआरटी और बाकी बुक्स में अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो आई गेस तुम्हारा जो एनसीईआरटी में क्यूरी लॉ लिखा है वो शायद गड़बड़ है। ओके, क्योंकि सर मैंने ये लॉज मतलब बीटी के मॉड्यूल से देखा था। हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है क्यूरी लॉ? सर नहीं मतलब ये सेम अपने क्या लिखा है वो ही लिखा है। ये वाला ना? हाँ, और जो पीछे वाला क्यूरी लॉ है वो ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है? दोनों में से कौन सा लिखा है? सर उन्होंने 1/T डायरेक्ट लिखा है मतलब। 1/T या हाँ C/T है? प्रोपोर्शनल लिखा है या इक्वल टू लिखा है? सर अभी दिखता। नीचे वाला लिखा है बीटी में। ओके, ठीक है। एनीवेज वैसे भी तुमको अल्टीमेटली देखा जाए तो एच.सी. वर्मा में जो लिखा है वो करेक्ट मानेंगे हम, क्योंकि एनसीईआरटी हमें हमेशा गड़बड़ रहती है। ओके, कांट हेल्प इट। और मैंने विकिपीडिया में चेक किया हुआ है, ये विकिपीडिया में भी तुम्हारा यही फॉर्मूला है। ओके, बाकी जो भी इंडियन एजुकेशन वेबसाइट है सब जगह वो ऊपर वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी के हिसाब से लगा देते हैं। विकिपीडिया में एच.सी. वर्मा में नीचे वाला लिखा है तो मतलब करेक्ट वही होगा, बट क्योंकि तुमको बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो ऊपर वाला लिख लो। ओके,
पर मैं एक बार रुको, एनसीईआरटी का जो नया एडिशन है उसमें चेक करता हूँ, उसमें तुमको क्या दिया हुआ है। सर मॉडल में प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो वही बोल रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाँ तो तुम्हारा कहाँ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हारा दोनों केस में आ रहा है ना। हाँ सर, तुम ये देखो या फिर ये देखो, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मिल रहा है ना हमको, हाँ सेम है। है ना। मेन Yes. चीज है कि ऊपर आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। और एक्चुअली में से म्यूनोट नहीं आना चाहिए, तुम्हारा यही करेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि विकिपीडिया में एससी वर्मा में यही लिखा हुआ है। ओके Okay. तो एनसीईआरटी का फिर भी रुको एक मिनट देखता हूँ, नई एनसीईआरटी में उन्होंने अपडेट किया है क्या इसको, जस्ट लेट मी चेक इन अ मोमेंट। और नई एनसीईआरटी में भी वही लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी ने पता नहीं कहाँ से अपना फॉर्मूला उठाया है। ओके बाकी एससी वर्मा और विकिपीडिया में जो है वही हम करेक्ट मान लेंगे, बट बोर्ड में तुम यही लिखोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्यूरीज लॉ हो गया। ओके ये क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर हो गया अपना, ठीक है। अभी तो अभी हम आते हैं हिस्टेरेसिस पे। हिस्टेरेसिस क्या है, मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके ध्यान से समझो, ग्राफ तुम्हारा क्या बनेगा। यहाँ पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, या फिर हम ले लेंगे एच, ले लेंगे कोई एक ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो तुम सिर्फ फिलहाल एच ही लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं बचे, है ना। हम एच लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम मैग्नेटाइजेशन। तुम्हारा जो ग्राफ बनता है, सब उसको नीचे तुम जीरो से स्टार्ट किया, तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे जाएगा। ओके फिर जब जैसे तुम मतलब तुम बेसिकली एच बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, सैचुरेशन। क्या मिलेगा, सैचुरेशन। सैचुरेशन क्यों, जब सारे के सारे डायपोल तुम्हारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, उसके बाद और ज्यादा अलाइनमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है, है ना। जब सपोज करो तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब तुम्हारा टीचर बोल रहा है बच्चों को, बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो, है ना। अब टीचर पहले आराम से बोला बोर्ड पे ध्यान दो, करेक्ट। तो 50 में से 10 बच्चों ने या 20 बच्चों ने बोर्ड की तरफ देखा, टीचर थोड़ा और गुस्से में बोला बोर्ड पे सब चुपचाप ध्यान दो अभी, तो 50 में से 30 बच्चों ने या 40 बच्चों ने बोर्ड पे देखना शुरू किया, ठीक है। तो टीचर का गुस्सा बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ बच्चा लुकिंग एट द बोर्ड इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे चलते जाएगा। अब जब टीचर बहुत गुस्सा होगी, एकदम चिल्लाने लग गई, तो क्या होगा, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे देखने लगेंगे, सब एकदम चुपचाप, है ना। तो उस समय जब सारे बच्चे बोर्ड पे देख रहे हैं, फिर टीचर का गुस्सा कितना भी बढ़ जाए, ये नंबर ऑफ बच्चों में चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा ना। जो नहीं। बच्चे बच्चे तो मतलब 50 ही हैं, तो सिर्फ 50 बच्चे सारे के सारे देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, तुम्हारा भी ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन। फिर टीचर कितना भी गुस्सा हो, यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। ओके तो ये तुम्हारा सैचुरेशन है। तो अब टीचर का गुस्सा फिर ठंडा हुआ, टीचर का गुस्सा फिर ठंडा हो रहा है, तो क्या होगा, बच्चों नंबर ऑफ बच्चे जो बोर्ड पे ध्यान देंगे वो भी कम होते जाएगा, ठीक है। तो हाँ कम कर्व हो डिक्रीज हो जाएगा, जाएगा। है ना, तो कम हो जाएगा। लेकिन
जीरो नहीं होगा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तुमने पहले उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ाया और फिर तुमने ये H गायब कर दिया, तब भी मटेरियल में थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाएगा। आया समझ में? जीरो नहीं होता। तो ये बन गया तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट। ओके, ये क्या बन गया तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट। अब मुझे ये जो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड है ये गायब करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करूंगा, नेगेटिव नेगेटिव क्रिएट करूंगा, तो ये तुम्हारा कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और ये हो गया जीरो। और फिर मैं यहाँ से और नेगेटिव में चलते जाऊं तो ये ग्राफ नेगेटिव सैचुरेशन अचीव करेगा, फिर यहाँ पे वापस आएगा तुम्हारा सैचुरेशन, ठीक है, ऐसा। फिर वापस ग्राफ तुम्हारा ऐसे आएगा, ओके। फिर ग्राफ ऐसे आएगा, मतलब तुमने फिर से एच को कम करने लग गए, तो ग्राफ ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे अगेन अब इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में परमानेंट मैग्नेट बन गया, उल्टा परमानेंट मैग्नेट बन गया। और फिर तुम्हें इसका परमानेंट मैग्नेट जीरो करना है, तो ये ग्राफ ऐसे ले आओगे, और फिर पॉजिटिव में आ गए हम, ठीक है। तो ये तुम्हारा हिस्टेरेसिस कर्व फॉलो होता है। ग्राफ समझ में आ गया क्या है पूरा? yes. अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूं R, और यहाँ पे वैल्यू दे दूं मैं, ये C हुआ, ये माइनस C हुआ, यहाँ पे माइनस R। तो R तुम्हारा क्या है? रिटेंटिविटी, ओके। अब देखो, जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, उसके बाद भी तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया, उसने कुछ मैग्नेटाइजेशन को रिटेन किया, राइट? तो रिटेन से वर्ड आ गया रिटेंटिविटी, समझ में आया? रिटेनिंग सम मैग्नेटाइजेशन, उसी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो कितना ज्यादा रिटेन करेगा वो उसका ये पैरामीटर है। जितना ये रिटेंटिविटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन में ज्यादा रहेगा, ओके। यानी कि तुमने आयरन को अगर तुम्हें मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो आयरन कितना इजीली मैग्नेट में कन्वर्ट होगा वो डिसाइड होता है आर से, ठीक है। ये मैं लिखता हूं बाद में, यहाँ लिख लेते, चलो। आर, आर क्या है तुम्हारा? पैरामीटर टू टेल हाउ इजी it is to make a material into permanent magnet, ओके। जितना आर ज्यादा होगा उतना अच्छा वो परमानेंट मैग्नेट बनेगा, ओके। अब वो परमानेंट मैग्नेट बन चुका है और मुझे उसका मैग्नेटाइजेशन गायब करना है, मुझे उसको हीरो से वापस जीरो बनाना है ना। परमानेंट मैग्नेट मुझे उसका हटा के फिर से नॉर्मल आयरन बनाना है, जो कि मैग्नेट अब नहीं बने। तो उसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में क्रिएट करूं ताकि उसका मैग्नेटाइजेशन सारा का सारा गायब हो जाए, सारी उसकी हीरोगिरी गायब हो जाए? वो कैसे होगा? तो कितना मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कोअर्सिविटी, ओके। सी तुम्हारा क्या है? कोअर्सिविटी। अब अगेन समझो ध्यान से, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कोअर्स करना। टू कोअर्स मींस क्या है? पैरामीटर टू कोअर्स, कोअर्स मतलब मजबूर करना होता है, ठीक है। टू कोअर्स अ मैग्नेट टू लूज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। कोर्स करना मतलब मजबूर करना, तो उसी के बेसिस पे पैरामीटर बन गया तुम्हारा कोअर्सिविटी का। कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये दो पैरामीटर हैं तुम्हारे पास, ठीक। अब इसमें एक और चीज आती है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लॉस के। अगर मैं कंटिन्यूसली, जैसे मैंने सपोज को एसी करंट लगा दिया, तो एसी करंट, मैंने एक सॉलिनॉइड में अगर एसी करंट लगाया तो उसमें फील्ड पहले पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी।
तो एसी करंट के केस में तुम्हारा जो फ्लक्चुएशन है बार बार हो रहा है आगे पीछे, तो ग्राफ तुम्हारा पहले ऐसे जाएगा, फिर उल्टा आएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर उल्टा आएगा, ये ग्राफ तुम्हारा बार बार फॉलो होता रहेगा। तो इस ग्राफ को फॉलो करने के चक्कर में तुम्हारा एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। तो जितनी ज्यादा ये एरिया होगी उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। ओके, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लॉस। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट? नो डाउट सर। गुड। अभी जस्ट मिनट। और देखो तुम्हारा ग्राफ देखो, सॉफ्ट आयरन और स्टील का। ओके, ये कॉपी। तो हिस्टैरिसीस ग्राफ मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी एरिया ज्यादा है तो इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगा क्या? है ना? जबकि इसकी एरिया कम है तो उसमें एनर्जी लॉस कम होगा। तो मैं जहां पे एसी सर्किट यूज होते हैं वहां पे मैं इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एनर्जी वेस्टेज ज्यादा होगा। ओके, तो हाई रिटेंटिविटी, है ना, इसकी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ सूटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, जबकि इसकी रिटेंटिविटी लो है, लो रिटेंटिविटी, तो मतलब क्या हुआ? नॉट सूटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, आया समझ में? इसकी रिटेंटिविटी कम है तो हम इसको परमानेंट मैग्नेट में यूज नहीं करेंगे, इसकी ज्यादा है तो हम इसे परमानेंट मैग्नेट में यूज करेंगे। फिर लार्ज एरिया, इसकी एरिया लार्ज है ना, तो देयरफॉर नॉट suitable for transformers, motors, etc. ठीक है, तो इसकी एरिया स्मॉल है तो suitable for ट्रांसफॉर्मर और मोटर्स एटसेट्रा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर पता है ना, उसमें तुम्हारा जो कॉइल होती है, कॉइल के अंदर एक आयरन का मटेरियल डला रहता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है ट्रांसफॉर्मर में, है ना? तो ट्रांसफॉर्मर तुम्हारा एसी करंट है, तो एसी करंट तुम्हारा पहले पॉजिटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये ग्राफ फॉलो होता रहता है, कंटिन्यू फॉलो होता है। तो जितनी एरिया ज्यादा होगी ट्रांसफॉर्मर में, वो तुम्हारा पावर लॉस उतना ज्यादा होगा, ट्रांसफॉर्मर उतना कम एफिशिएंट हो जाएगा। तो जितनी हमें एरिया कम मिले उतना अच्छा, तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं, फिर तुम्हारे मोटर्स में यूज करते हैं वगैरह। ठीक है, जबकि स्टील को हम नहीं यूज करते हैं। तुम्हारे जो परमानेंट मैग्नेट बनेंगे वो स्टील के बनेंगे। देखना, नियोडिमियम मैग्नेट ऐसा कुछ होता है, वो मतलब बेसिकली नियोडिनियम का और आयरन का अलॉय होता है, स्टील होता है बेसिकली। नाइक्रोम अलॉय होते हैं। ठीक है, नाइक्रोम अलॉय जो तुम्हारे होते हैं, दे आर आल्सो सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, निकल क्रोमियम अलॉयज। क्लियर? इसमें कोई डाउट? हिस्टैरिसीस कर्व का सिग्निफिकेंस समझ में आया? हुँ? जितनी ज्यादा रिलेटिविटी उतना यस ज्यादा सर, अंडरस्टूड। हाँ परमानेंट मैग्नेट, और जितने कम एरिया उतना एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। भी तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कुछ और चीजें भी हैं। ठीक है, तो आप बार मैग्नेट जरा समझते हैं, बार मैग्नेट क्या होता है। तो बार मैग्नेट में बेसिकली जो मैंने बताया था कि तुम्हारे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे होंगे वो डायपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं एटम के अंदर, है ना। और अगर तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये सारे डायपोल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अलाइन हो जाते हैं, डोमेन्स बनते हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट में भी वही चीज है। बार मैग्नेट में जो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, बार मैग्नेट एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहे हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, इन राइट। तो जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे साउथ पोल बना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसके वजह से बेसिकली बहुत सारे हम बोल सकते हैं करंट्स क्रिएट हुए, है ना, बहुत सारे करंट क्रिएट हुए। तो इलेक्ट्रिक करंट की तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, हमने अभी डिस्कस किया था, है ना। राइट, ऐसा बनेगी। ओके, तो मैग्नेट के बाहर तुम्हारी फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाएगी। कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस बनेंगी, कंटिन्यूअस लूप बनते हैं। ओके, तो फील्ड लाइंस फॉर्म लूप्स। ओके, हम्म हम्म। तो ये तुम्हारा बेसिक है बार मैग्नेट का। ओके, और उसका डायपोल मोमेंट तुम्हारा होगा कुछ बार मैग्नेट का, उसको हम बोल रहे हैं पी वेक्टर। ओके, तो टॉर्क कितनी बनेगी इस पे, पी क्रॉस बी या बी क्रॉस पी, पी क्रॉस बी बनता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होती है, माइनस पी डॉट बी वेक्टर। ओके, क्लियर है, ये बेसिक चीजें पता ही तुम लोग कर सकते हो। एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, जैसे क्वेश्चन, यस दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम समझते हैं ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट।
ओके, तो तुम्हारी सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरफ है और तुम्हारा बार मैग्नेट जो है ऐसे ओरिएंटेड है। ओके, तो उसका डायपोल मोमेंट किधर बनेगा? बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट बनेगा पी वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, करेक्ट? तो टॉर्क तुम्हारी कितनी बनी? पी बी साइन थीटा होगी, और फॉर स्मॉल एंगल्स तुम्हारा टॉर्क कितना हो जाएगा? पी बी थीटा हो जाएगा क्या? करेक्ट, इसमें कोई डाउट? फिर तुम्हारा इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू आई है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है ना? राइट, तो पी बी थीटा इक्वल टू आई अल्फा होगा। तो तुम्हारा अल्फा इक्वल टू क्या होगा? पी बी बाय आई टाइम्स थीटा, और एसएचएम में हमारे पास क्या होता है कि डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा कर दे, है ना? मॉड साइन, मॉड वैल्यू लगा देते हैं, तो तुम्हारा ये ओमेगा मिल जाएगा हमको। ओमेगा मिल गया हमें अंडर रूट पी बी बाय आई। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी बी। तो जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट बी है, करेक्ट? इसमें कोई डाउट? तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उतना टाइम पीरियड तुम्हारा कम हो जाएगा, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करके बताओ क्या आएगा। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट बी है। ओके, तो T1 रूट B1 इक्वल टू T2 रूट B2 हो जाएगा। अब बताओ। देखो क्या होगा इसमें। तो पहले टाइम पीरियड 4 सेकंड है, बाद में टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है। तो 4 अंडर रूट B1 इक्वल टू 2 अंडर रूट B2, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा 2 रूट B1 इक्वल टू रूट B2 होगा, और स्क्वायर करें तो 4B1 इक्वल टू B2। और तुम्हारा B1 जो है वो H है, B1 इक्वल टू H। तो 4H इक्वल टू B2 कितना होगा? H प्लस H डैश होगा। यहाँ ये B क्या है तुम्हारा? H प्लस B करना है। B क्या है तुम्हारा? फील्ड
ड्यू टू मैग्नेट। ओके, मुझे बी कितना मिला, 3h के बराबर, करेक्ट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। गुड। तो ये था तुम्हारा ऑसिलेशन वगैरह खत्म, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है ऑसिलेशन पे। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा आंसर? सर फर्स्ट वाला। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वो इट लूजेस फेरोमैग्नेटिज्म एंड बिकम्स परमानेंट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, ये भी अच्छा है। ये बताओ। प्रॉपर्टी बता दो तुमको। ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक है, ये पैरा है, ये डाया है और वुड भी पैरा है, ठीक है। ये हमने वुड की प्रॉपर्टी देखी थी, कहाँ गया, राइट। तो वुड तुम्हारा पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हमने देखा कि पानी भी वैसा ही होता है ना, मतलब डायमैग्नेटिक। तो करेक्ट। कार्बन भी डायमैग्नेटिक है। तो जो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल। तुम्हारा जो मटेरियल है ना, मटेरियल क्या कर रहा है, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। कॉन्केविटी बन गई, यहाँ पे सरफेस तुम्हारा कॉन्केव हो गया, है ना। तो ऐसा कब होगा, जब ये मैग्नेट से रिपेल होगा। तो मैग्नेट से रिपेल कौन हो रहा है, कार्बन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। इसका एक बार आंसर कंफर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डीपीपी 19। ये बोल रहा है, आई गेस, अच्छा, ओके ओके ओके, हमने गलत समझ लिया। ये ऐसा हो रहा है, ओके। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है समझने में। मटेरियल ऐसे हो जा रहा है, यानी कि सेंटर में मटेरियल कम हो गया और दोनों मैग्नेट्स की तरफ ज्यादा भाग गया, ऐसा, ओके। वैसा बोला जाता है, आई गेस हमने उल्टा बना दिया था, तो इस केस में ऑप्शन ए आ जाएगा, ओके। है समझ में? ऑप्शन ए क्यों आएगा? अच्छा, अगेन, क्रोमियम और वुड क्यों नहीं आएंगे, आयरन ही क्यों आएगा? क्योंकि आयरन का मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डीप कॉन्केविटी, यानी कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाएगा इधर पे,
लगभग। ओके, हमने पहले ऐसा बनाया था तो वो गलत है, ऐसा बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग है, चलेगा। ओके, चलो तो एक लास्ट चीज तुम्हारी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म देख लेते हैं। ये शायद तो मैंने पढ़ाया हुआ तुमको पहले भी, बट फिर भी दोबारा नोट कर लेते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, करेक्ट है ना। और तुम्हारे पास क्या है, मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स don't exist in nature. Okay, basically क्या, not discovered yet. Okay, तो हम क्या बोलेंगे, so इंटीग्रेशन B डॉट डी ए, ये क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, वो तुम्हारा क्या होता है, म्यू नॉट इनटू मैग्नेटिक चार्ज होगा क्या, और वो तुम्हारा हो जाएगा 0। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज तुम्हारे पास है ही नहीं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, करेक्ट। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते तो तुम्हारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, गॉस लॉ क्या होता है तुम्हारा, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर म्यू नॉट इनटू मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो मैग्नेटिक चार्ज 0 मतलब तुम्हारा फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा। ओके, इसमें कोई डाउट। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आई गेस आधे घंटे का टॉपिक है ना, मैक्सिमम उतना लगना चाहिए, वो खत्म। फिर उसके बाद बताओ क्या शुरू करें। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सर केटीजी, केटीजी 11th में जाए तो आज सेमीकंडक्टर टेलीकम्युनिकेशन वो कर लोगे खुद से। सर कुछ वो सर्किट्स है सेमीकंडक्टर, उसमें कंफ्यूजन होता है मुझे। भेजो कौन सा सर्किट है, तो ये तो स्पेसिफिकली उस पर फोकस रखूंगा, अदरवाइज सर नहीं, मतलब वो सब टाइप के सर्किट्स है ना, उसमें बहुत मतलब कॉन्सेप्ट ये में क्या नहीं ट्रांजिस्टर, ज्यादा। ट्रांजिस्टर के वो कंफ्यूजन कर रहे हैं क्या। हाँ सर, सर और डायोड वाली क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो डिस्कस करेंगे थोड़ा, उनको है ना रिवाइज कर लेंगे। हाँ सर, मैं मतलब मैं बेसिकली तुम्हारा डायोड की बेसिक प्रॉपर्टीज में और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज में नहीं जाऊंगा, तो मतलब क्विक रिवीजन करके मेन वो सर्किट्स पे जंप करेंगे, ठीक है ओके चलेगा। सर। वो लेंस लॉ, लेंस, अच्छा लेंस लो था ना, हाँ तो वो भी मैं फिर तुमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, चलेगा क्या। या चलो एक काम करो, बता देता हूँ, इट वोंट टेक मच लॉन्ग। लेंस लो क्या बोलता सिर्फ वो डेफिनेशन मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमें टेक्स्ट स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में वो डेफिनेशन अच्छे से नहीं, मतलब कंफ्यूजिंग है थोड़ा। है, अच्छा देखो लेंस लो इसलिए क्या बोलता है, फैराडेज लॉ पता है, हाँ सर। फैराडेज लॉ पता है ना, क्या है फैराडेज लॉ कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करेक्ट। यस सर। ओके, तो सर अ वो तो चेंज सर्किट, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ना, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स a एट विच circuit इंड्यूस्ड ईएमएफ। which experiences a magnetic flux change, okay, would induce EMF in a direction such as to oppose the cause of change of flux, okay, जिस वजह से फ्लक्स तुम्हारा चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा, ये लेंज लॉ बोलता है। आया समझ में। हाँ सर। इसका एग्जांपल देखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास एक लूप है, ओके,
लूप है और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लगाया, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अगर मैं मैग्नेट को लूप के पास में ले आऊंगा तो तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे पोल पास में आता जाएगा फील्ड स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, करेक्ट है ना? यस सर। तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा किधर इंड्यूस होना चाहिए? करंट तुम्हारा इधर इंड्यूस होगा। क्यों? अगर करंट ऐसे आएगा तो करंट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट करेगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो मैग्नेट पास में आ रहा है ना? मैग्नेट पास में आया तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा ताकि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर सके। आया समझ में? यस सर। एक और तरीका क्या है समझने का, अगर करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा तो ये इसका अपना डायपोल मोमेंट किधर मतलब बनेगा? एंटी क्लॉक, इधर बनेगा। हाँ एंटी एंटी क्लॉकवाइज ना? एंटी क्लॉकवाइज है ना? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करेक्ट? हाँ सर। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इसका नॉर्थ पोल डायपोल मोमेंट का इधर बनेगा क्या? हाँ सर बराबर। तो नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेंगे क्या? रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल आमने सामने आ गए ना, तो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, हाँ सर। करेक्ट? तो देखो लेंस लॉ तुम्हारा क्या बोलता है, अपोज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो मैग्नेट पास में आ रहा है इसलिए यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट? हाँ। तो अगर इसका करंट ऐसे फ्लो होगा ताकि नॉर्थ पोल इधर बन जाए तो ये उस मैग्नेट को रिपेल कर पाएगा ना, उसको रोक पाएगा। हाँ सर। तो यानी कि ये पास में आ रहा है इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कॉइल क्या कर रही है, उसको रिपेल कर रही है कि पास में मत आ, है ना? करेक्ट? हाँ करेक्ट। तो लेंस लॉ एप्लीकेबल समझ में आ गया? लेंस लॉ की हाँ समझ एप्लीकेशन में आया। थैंक यू सर। है ना? अब इसका अपोजिट देखते हैं, अगर तुम्हारा मैग्नेट दूर जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगी। तो तुम्हारा जो करंट है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड करंट की सेम डायरेक्शन में बन सके, ओके? तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड भी इधर बनेगी और ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये कम हो रहा है तो करंट इसको इंड्यूस करेगा ताकि फ्लक्स कम नहीं हो, ओके? आया हाँ समझ में? सर। यस सर। और अब क्योंकि तुम्हारा क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल तुम्हारा इधर बनेगा, साउथ पोल इधर बनेगा, राइट? यस सर। राइट। तो साउथ पोल क्या करेगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा अपने पास, राइट? यस सर। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स व्हाट, वो उसको जाने से रोक रहा है कि भाई तू दूर मत जा, चुपचाप वहां पे बैठ जा, ओके? वो यस सर। पास में आता है तो दिक्कत है, दूर जाता है तो दिक्कत है, यानी कि उसको बोल रहा है कि एक जगह तो बैठ जा चुपचाप, परेशान मत कर, ओके? अंडरस्टूड सर। में आएगा तो तुमको रिपेल करूंगा, दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करूंगा, सिंपल, क्लियर है? यस सर डन। so थैंक यू this सर। is- yeah, चलो और कुछ? नो सर। ओके देन, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन बताया क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो हाँ सर। बाय। ये सब कर, बाय।